बात करेंगे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में देहरादून जिले का मतदान प्रतिशत कम रहने से राज्य में वोटों का गणित बिगड़ गया है। पिछले निकाय चुनाव में देहरादून में 68.78% मतदान हुआ था, जबकि इस बार यह आंकड़ा 60% के करीब रहा। और बात सिर्फ देहरादून की नहीं है, पूरे निकाय चुनाव में अगर देखें तो पिछली बार से इस बार वोट प्रतिशत कम रहा है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश में जिस तरीके से मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर गायब पाए गए, ये बहुत निराशाजनक बात है और सीधे सीधे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। और ऐसा लगता है कि भाजपा नेताओं की सह पर ये नाम काटे गए हैं, क्योंकि आप देखिए कि हर वार्ड से, हर जो है नगर पालिका क्षेत्र से, नगर पंचायत क्षेत्र से ऐसी शिकायतें आती रही है। और राजधानी देहरादून में तो आप देखिए कि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले वोटर लिस्ट से साफ कर दिए गए थे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और मतदान के अधिकार पे भी सीधी सीधी चोट है। आखिर आप किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से कैसे काट सकते हैं? सीधे सीधे संवैधानिक प्रक्रिया है कि व्यक्ति अपने आप अपना नाम कटवाएगा, तभी नाम काटा जा सकता है और मतदाताओं के संज्ञान में ही नहीं है कि वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं है। तो ये एक बड़ी खामी थी। और जिस तरीके से पुलिस ने कांग्रेस के अभिकर्ताओं से को पोलिंग बूथों से बाहर किया, कई जगह लाठीचार्ज किया, ये भी तानाशाही की ओर इशारा करता है और प्रदेश की जनता में इससे बड़ा भारी आक्रोश है। जांच होनी चाहिए। अब इस सब की समीक्षा करने की आवश्यकता है। वोट के लिए तो जगह जगह पर लंबी लाइनें देखने को मिली हैं, पर 1-2-3% का ऊपर नीचे हमेशा होता रहा है। लेकिन इस बार ये शिकायत बहुत हुई कि वोट बड़ी मात्रा में लोगों के कटे थे। इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए कि वोट किन परिस्थितियों में लोगों के कटे। चुनाव आयोग ने अपना काम उतनी गंभीरता से नहीं किया जितना करना चाहिए था। तुम तो बलवान हो बहुत ज्यादा। ये पुलिस है, पुलिस साहब, पुलिस साहब गरीब लोगों का इलाज करती है, ईमानदार लोगों का इलाज करती है। बेईमानों का बोलबाला ये उनकी जेब में रहते हैं, बेईमानों की जेब में रहते हैं ये। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। आप सबको कल का इंतजार है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे नतीजे हम सबके सामने होंगे, जिस पर सभी पार्टियों के जो दावे हैं, वो दावे, निर्दलीयों के दावे, क्षेत्रीय दलों के दावे साफ तौर पर सामने आएंगे कि किसने कितना सच कहा और जनता ने किसकी बातों पर कितना विश्वास किया। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये रहा कि इस बार जो मत प्रतिशत है वो कम रहा, जबकि कल तक हम खुद इस बात को मान रहे थे कि मत प्रतिशत बढ़ेगा। लंबी लंबी भीड़ें थी, कतारें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी हैं, कांग्रेस के नेता अभिषेक भंडारी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जयसिंह रावत जी आपसे ही कर रहा हूँ। जिस तरीके से इस बार मत प्रतिशत पिछले निकाय का अगर हम देखें 2018 का, तो उससे कम रहा, जबकि कल जब मतदान हो रहा था तो ये माना जा रहा था कि मत प्रतिशत अच्छा रहेगा, लेकिन जब फाइनल परिणाम सामने आए तो मत प्रतिशत काफी कम रहा। देहरादून जैसे जिलों की अगर हम बात करें राजधानी की, तो यहाँ पर मत प्रतिशत कम रहा, और रुद्रप्रयाग जैसे जिले के, पहाड़ी जिले की बात करें तो सबसे अधिक रहा। कैसे समझे इसको, और मत प्रतिशत कम होना, इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? स्थानीय निकाय चुनाव में भी चिंता का विषय है। इसका मतलब तो कुछ लोगों का रुचि नहीं रही है, कुछ लोगों को उनको निर्वाचन आयोग के कमियों की वजह से, नाकामियों की वजह से मतदान करने का मौका नहीं मिला और हजारों लोगों को नहीं मिला। अभी चिंता का विषय ये है कि ये चुनाव पिछले साल हो जाने चाहिए थे जी। 1 साल बाद आप चुनाव कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी अव्यवस्थाएं हैं। हाँ। इसका मतलब अव्यवस्थाएं, चुनाव कंडक्ट करने में अव्यवस्थाएं हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, लॉ एंड ऑर्डर का है, उसका इंतजाम कब खराब है, जहाँ तहाँ है, लोगों की शिकायतें हैं। आप ये बताओ, कई मोहल्ले ऐसे कि हजारों की संख्या में लोग, मतलब एक साथ परसों में एक ऋषिकेश में कुछ लोग बात हुई थी, वो कह के हमारे कॉलोनी से लगभग 2300 लोगों के नाम कट गए। तो इतने बड़े पैमाने, अरे पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम कट रहे हैं,
जो IAS ऑफिसर है, PCS ऑफिसर है, उनसे नाम करते हैं। आखिर ये निर्वाचन आयोग कर क्या रहा था? हाँ। ये तो गंभीर विषय है, काहे के लिए इनको यहाँ बिठाया हुआ है आपने? अगर अगर ये इसका मतलब पिछले 1 साल तक क्या तैयारी थी? ये निर्वाचन, जो राज्य का निर्वाचन आयोग, उस पर तय होना चाहिए, और उसका सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा था? सरकार ने भी देर की। सरकार ने क्या कहते हैं, वो आप जानते हैं कि इसका जो आरक्षण होता है, OBC है और सब बहाने मारते रहे। इसका मतलब न, जो 74th अमेंडमेंट है, संविधान का 73वां संशोधन है, उसकी भावना न तो राज्य निर्वाचन आयोग ने समझी, न राज्य सरकार ने समझी। वो तो सरकारें समझती तो है नहीं, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का है, जो सिस्टम है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, ग्राम पंचायतों के तक, आपके नगर निकायों तक, यही तो है। लोगों की अपनी सरकार होती है, अपने सुख अपने छोटे छोटे समस्याएं होती, तो उनके लिए तो अपना वार्ड मेंबर के पास जाता है। जी जी जी। गली मोहल्लों की समस्या है, और खाने पानी की है, बिजली की है, छोटी मोटी समस्याएं लेके जाता है। MLA के पास नहीं जाता है, मिनिस्टर के पास। अब तो मिनिस्टर के जो छोटा मोटा कर्मचारी हो, उससे भी आप बात नहीं कर सकते। किसी जमाने में हम सीधा मुख्यमंत्री से बात करते थे, उनके फोन आते थे। आज के जमाने में यहाँ तक किसी मंत्री से बात करो तो आप सही बात उठाते। तो वो सिस्टम में कौन काम आया था? एक वार्ड मेंबर काम आते थे, मेयर होते थे, इसके लिए होता था। इस तरह से क्या इंतजाम किया, आप ही बताओ। और सबसे दारुण स्थिति, मतलब दहाड़ के मैंने विधायक को पहली बार होते देखा। कितना शर्म की बात है। महिला दिवस था कल, तो आज वो बेटी बचाओ दिवस है, महिला दिवस है, क्या 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 समझते हैं? जब विधायक को इसके दहाड़ के रोना पड़ेगा, तो आम लड़की का, आम बेटी का क्या सवाल हो? ये स्थितियां हैं, और निर्वाचन आयोग पर ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और सरकार को देखना चाहिए। अगर एक कॉम्पिटेंट नहीं है जो है सुशील कुमार, उनको सैक करो, क्योंकि क्या आप बता रहे, सोचो कि लोकतंत्र में एक आम आदमी के पास क्या है? वोट देने का अधिकारी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट देने के बाद तो जिसको वोट देते हैं वो तो फिर राजा बन जाता है। जी जी जी। यही तो है कि अब आम आदमी उसको सत्ता से गिरा भी सकता है, उसको सत्ता तक पहुंचा भी सकता है। बिल्कुल। यही लोकतंत्र की खासियत है, लोकतंत्र का पर्व है। और आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्या कहते हैं वो कर दिया जी। ये बड़ी चिंता का विषय है। ये तो सभी दलों को सोचना चाहिए, कैसे चलेगा, सब कुछ चलेगा ये। और दो चीज सुन लो, ये लोकसभा विधानसभा की मतदाता सूची अलग और इनकी सूची अलग, क्या मतलब है? भाई भैया तो मताधिकारी तो होता है। हाँ भाई 18 साल से ऊपर का जो लड़का लड़की है, जो भी है जी, उनको अधिकार, मतदान का अधिकार लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, हाँ नगर निकाय में भी, पंचायतों में भी है जी। तो फिर ये अलग अलग पोर्टल क्यों है? और उसमें भी होती है गड़बड़ियाँ, वहाँ भी होती है, लेकिन इतनी हद हाँ जो बड़े स्तर पर हुई है बड़ी है। अरे मतलब वो अंधों ने देखा नहीं ये लड़की है, ये लड़का है, औरत है, मर्द है जी, ये बूढ़ा है या जवान है। हाँ एक वाकया तो ऐसा भी आया कि 10 साल का एक बालक है, उसको 29 साल उसकी उम्र बताई गई वोटर लिस्ट पर नाम। ये कौन करेगा इसको, तय कौन करेगा इस बात जी, जी। ये ऐसा थोड़ी कि सरकार के आयोग, क्या होता है आयोग? अरे ये कहने वाला आयोग है, कुछ नहीं है, सरकार का विभाग है, सरकार के इशारे पर चलता है, क्योंकि सरकार के पगार पे चलता है। जो सीनियर PCS IAS बनता है उसका वो जो सरकार के, जिस भी सरकार में, केवल ये नहीं करोगे दामी सरकार है, BJP सरकार है, किसी की सरकार है, जी जी जी। UP के जमाने से आ रहा है। वो राज्य जो निर्वाचन आयोग बनाया हुआ है, जो सरकार का सबसे पिट्ठू होगा उसको निर्वाचन आयोग बना देते हैं। पहले तो ये भारत का निर्वाचन आयोग भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। इनको आयोग शब्द को विभाग रखना चाहिए। भाई जैसे हमारे उत्तराखंड में विभाग है ना, निर्वाचन विभाग है। जी 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 जी। जो गंडे साहब उसके हैं, वो उसके है, उनके इंचार्ज हैं। ऐसे विभाग है, मतलब इसका सरकार से कुछ कह ही नहीं सकते। और चुनाव में जब तक कैसे उसी था, भाई लोकतंत्र का ये पर्व है, ये तो महायज्ञ है, इससे सरकारें निकलनी है, लोगों को भय से तय होना है।
राज्य का भविष्य तय होना, देश का भविष्य तय होना कैसे हो रहा है इधर से? जब यहीं से बेईमानी शुरू हो जाएगी, अनाचार हो जाएगा, मनमानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गंभीर विषय है। तो इस बार का चुनाव देखिए रवि, हमने देखे इस चुनाव में लोकल जो चुनाव होते हैं सबसे भी होते हैं लोगों के, क्योंकि बहुत करीब से कॉन्टेस्ट होता है ना जी। हर गरीब मोहल्ले में एक कैंडिडेट होता है जी। लेकिन ऐसा पहली बार सुना है इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नाम करके, पहली बार सुना कि विधायक जो महिला विधायक दहाड़ के रो रही है, कहीं देखा वो उनको हाँक रहे हैं। अरे पुलिस वाले मतदाताओं को हाँक रहे हैं यार, ये कोई बात हुई? कैसा इंतजाम है, कैसा लोकतंत्र है? बड़ा गंभीर विषय है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया जैसे रावत जी कि कितना गंभीर विषय है और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को समझना कि जो एक मत है जिससे किसी व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को सत्ता के शिखर तक भी पहुंचाया जा सकता है, सत्ता में बैठाया जा सकता है, और एक तरफ किसी व्यक्ति को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, किसी पार्टियों तक को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने बात कही है और इस बात को सबको समझना भी होगा। और जिस तरीके से तमाम जो घटनाएं हुई वो वाकई में चिंताजनक हैं, खासतौर पर देवभूमि उत्तराखंड के लिए जो हम सब ने देखी हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जय सिंह रावत जी की बात आ गई इस विषय पर, उन्होंने ढंग से समझाया भी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव में मतदान की जो प्रक्रिया थी उसमें तमाम खामियां देखने को मिली। प्रभा बंदुनी जी, जो मत प्रतिशत कम रहा, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है? दूसरी बात यह कि जो अव्यवस्थाओं की बात की गई, और अव्यवस्थाओं की बात का सवाल आपसे इसलिए क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी है, तो इन व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर जो बात है, इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कल हमारा जो ये निकाय के चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व था, सभी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है, तो सभी को बधाई, शुभकामनाएं। कल उसके नतीजे भी हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं ये कहूँगी वोट परसेंटेज पहले के कंपैरेटिवली कम रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, जनता निकल कर बाहर आई है। चाहे वो हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरों की बात करें, तो जनता आई है और बहुत उत्साह के साथ सभी ने इसमें भाग लिया है। सुबह से ही अगर आप देखते तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और शाम जो समय दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से 8 से 5 बजे तक का टाइम उसमें था, तो सभी ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात रही है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पे कोई कमी आ गई होगी, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप जितने यहाँ पर बूथ थे उन लेवल पे अगर आप जाओगे तो व्यवस्थाएं पूरी की थी। जो हमारे दिव्यांग हैं, जो हमारे वृद्ध जन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर किसी को कहीं पर कोई समस्या थी तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी। हमने खुद भी कई क्षेत्रों में जाकर देखा है। तो लेकिन कई क्षेत्रों में जहाँ हमें भी अब जो ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो कहीं समस्याएं आई हैं, तो उनके निश्चित तौर पर को भी संज्ञान में लिया जाएगा कि ये जो वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए जिम्मेदार जो भी उसके लिए अधिकारी होगा, उन सबके बाद उसके विषय में कार्रवाई की जाएगी। और अभी मैं रावत जी को भी सुन रही थी कि अब ये देखिए, अगर पुलिस प्रशासन पे भी जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई भी अभी सबके सामने नहीं आई है कि वहाँ पे जो वोटर्स थे जो इतना हंगामा कर रहे थे। क्योंकि जब आप एक मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं तो आपको नियम के अनुसार एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आप ऐसे वहाँ पर जाके जब मतदाता या कोई भी वहाँ पे क्राउड उनको लगा होगा या किसी रूप में एक व्यक्ति के साथ 2-3 आप इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ियों के पीछे है, जो कि हम भी लोग देख रहे हैं, तो वो एक प्रक्रिया के तहत मतदान नहीं हो पाता है। तो एक संवेदनशील हम उसको जोन घोषित कर देते हैं चुनाव से पहले। इवन एक व्यक्ति एक बार वहां जाता है तो आप केवल कुछ परिस्थितियों में ही 2 लोग एक साथ जा सकते हैं, जैसे कोई हमारे दिव्यांग है या कोई हमें कोई इस टाइप का हमारी परिस्थिति है, वृद्ध जन है। लेकिन अगर वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ वहाँ पे 3-3 व्यक्ति होंगे, गाड़ियों के पीछे आप ऐसे खड़े हो, तो वो पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं रहती है कि उनको व्यवस्था को बनाए रखना है। तो जब तक उन परिस्थितियों के बारे में हमारे पास पूरी सूचना नहीं आ जाती है कि वो कारण ऐसे क्या बने, क्योंकि मतदान तो सभी जगह हुआ है और इस टाइप से कहीं नहीं हुआ है, और पुलिस का काम तो सुरक्षा देना है। तो कुछ निश्चित तौर पर वहाँ पे जिस प्रकार से हम भी देख रहे हैं कि ग्रुप में भीड़ भी इकट्ठे हो रखी थी, एक गाड़ी थी, उसके पीछे इतने सारे लोग चले गए थे, तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी पुलिस ने वहां पर ये की बात कर रहे हैं आप, कार्रवाई की होगी।
आप भगवानपुर की बात कर रहे हैं? जी जी, ममता राकेश जो विधायक हैं, महिला हैं, वो जिस तरीके से रुड़की में भी ये वीडियो वायरल हुआ था। वो जिस तरीके से धाड़ धाड़ कर रो रही हैं, उस पर क्या पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जो मैंने आपको यही बताया कि जहां से भी ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे पास भी जानकारी है, तो उसके बारे में भी सरकार ने ये कहा है कि उसको भी संज्ञान में लिया जा रहा है कि ये क्या वहां पे कारण ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि जो उन्हें इस प्रकार से वहां पे अपना रुख रखना पड़ रहा था, या पुलिस प्रशासन वहां पे उनको किसी जगह पर ले जाती और उनसे बातचीत करती कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से जहां पर भी हम वोटिंग हो रही थी, हम भी काफी क्षेत्रों में गए हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम लोगों को भी अलाउड नहीं था कि आप लोग, जो जोन है एक बनाया गया था कि अगर आपकी वोटिंग हो गई है, आपने वोट दी थे, तो आप लोग बाहर जाइए वहां से। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होती है। लाइन में केवल वही लोग होते हैं जिनको मतदान करना होता है उसके बाद। अच्छा, तो वो जो वोटर लिस्ट से नाम गायब रहे, ऐसे भी सूचना है कि एक ही परिवार के 18 लोगों के नाम गायब हैं। अभी जैसे रावत जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में ऐसा है कि पूरे मोहल्ले के कई नाम गायब हैं। उस पर क्या कहना है आप लोगों का? रवि जी, इस बारे में भी मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। जब हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो तब दोबारा से जनगणना, या मैं कहूँगी वोटर लिस्ट बनाई जाती है। उसी प्रकार जब आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं तब भी वोटर लिस्ट बनती है, BLO आते हैं। अब ये जो निकाय चुनाव होता है, इसमें भी BLO की ड्यूटीज लगी हुई थी, उनके ऑफिसर्स तैनात किए गए थे, और हम खुद क्षेत्रीय जनता के साथ बैठे थे, कैंप लगे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे, जगह जगह रोज इसके लिए विज्ञापन आ रहे थे कि आप जाइए, आपके इस क्षेत्र में आज BLO बैठेंगी, उसके लिए एक ID ली जाती है। अगर किसी का कहीं पर नाम नहीं गया है, सबसे पहले जब वोटर लिस्ट आती है तो BLO उसको जारी भी करती है, और किया भी है हमने, क्योंकि क्षेत्रों में काम किया है, मैंने खुद देखा है। लेकिन जब मुझे अपने क्षेत्र में, इवन मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि जब पहली वोटर लिस्ट आई थी, जब हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर एक पार्टी का दल है, वो जब वही बात आती है कि जब हम वोट लेने के लिए जाते हैं तो हम डोर टू डोर जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी जो क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जब एक वोटर लिस्ट जारी होती है, वो देखिए BLO की निश्चित रूप से, अभी हमारे नेता खुद कह रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी कि कहाँ चूक रह गई, या जो तैनात है BLO, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि भी होते हैं, और एक सामाजिक हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी ये बन जाती है कि हम देखें, अगर मेरा नाम आया कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है और वो जारी हो गया, तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं अपने BLO को अप्रोच करूं। लेकिन अगर BLO का, कई लोगों को मुझे पता नहीं होता है, वो हमसे पूछते हैं कि कौन BLO है, कहाँ वोट बन रही है, तो हम उनको बताते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में कैंप भी लगते हैं, उनको अलग अलग माध्यमों से हम अपने ग्रुप में भी बताते हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया है, अब आपको ID में एक आधार कार्ड होता है, एक आपका बिजली का बिल देना होता है। तो हमने कई लोगों के, हमने ये नहीं उनसे पूछा कि आप कौन है, हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए कि सब लोगों को उसके मत का अधिकार करने का, उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो हमने इतने लोगों के उस दौरान वोट बनाए, और आप ये देखिए कम से कम 1.5-2 महीने तक चला, मीटिंग्स हुई, उनके ऑफिसर आते थे, हम लोग उनके साथ भी बैठते थे। और जिनके गायब रहे उसकी वजह पूछ रहा हूं मैं, वो ठीक है, आप लोगों ने जो भी किया। गायब रहने की वजह ये भी हो सकती है, कई जगह मैंने खुद ये देखा है कि जो ऑनलाइन जिन लोगों ने फॉर्म दिए थे हमारे पास, हमने BLO को भी दिए हैं। अब ये क्षेत्र में जो लोग BLO के संपर्क में आए, उन्होंने उसको अपने फॉर्म दिए हैं, लेकिन अगर पूरी लाइन वहां से गई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब फॉर्म देने की एक तो ये वजह भी है, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि BLO जिस क्षेत्र में तैनात थी, जहां पे ज्यादा है, तो उनसे अब अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत भी की जाएगी, समीक्षा होगी। और कई जगह मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह देखा है कि कई लोगों का ये था आउट ऑफ स्टेशन थे, मैंने उनसे कहा कि आप लोग दीजिए, हम आपके वोटर लिस्ट बनाएंगे। तो कई जगह व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने देखा है कि वो इतने संवेदनशील नहीं थे, लेकिन जब वो वोटिंग के दिन यहाँ पर होते हैं, फिर वो पूछ रहे थे कि हमारा नाम वोटर ID में नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जब हमने खुद कहा कि लाइए आप अपनी ID दीजिए, तब आपने कहा कि ठीक है हम कल देंगे। तो उस वक्त वो उतने ज्यादा, मैं कहूंगी, इसके प्रति गंभीर नहीं थे जितना आज वो गंभीर दिख रहे थे। किसकी गलती मान रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप BLO की गलती मान रहे हैं या लोगों की गलती मान रहे हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर अगर हम गलती की समीक्षा किए जाए तो जो अधिकारी तैनात होते हैं उनको, हाँ बिल्कुल, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी चाहिए। एक साल बाद चुनाव कर क्या रहे थे? अभिषेक भंडारी जी, आज के इस विषय पर, वोटों में जो वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, मत प्रतिशत का कम होना और तमाम चीज जो सामने आई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का चुनावी प्रक्रिया और चुनाव में जाना, पार्टियों का जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी व्यक्ति, उसका अपना एक अधिकार होता है वोट देने का। अगर आप उसको वोट देने से वंचित करते हो तो ये लोकतंत्र पे बड़ा कुठाराघात है। सबसे पहले
अभी पहले चर्चा का विषय ये हुआ था कि बड़ी बड़ी लाइनें दिखी थी और मत प्रतिशत बहुत कम हो गया। होना ही था। आपने बहुत संख्या में, आपने गली के गली, मोहल्ले के मोहल्ले, पूरे वार्ड के गायब कर दिया नाम। तो वो लोग अपने वोटिंग के, अपना अधिकार के लिए वोट देने जाएंगे, अपना नाम ढूंढेंगे, चाहे वहां पे जो भी अपने एजेंट्स हैं या अधिकारी हैं उनको नाम पूछेंगे। तो अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित भीड़ होगी। दिखेगी कितनी भीड़ है, ये दूसरे का पैमाना होता है कि हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी। आप शाम को बता रहे हैं कि अभी तक मुझे लगता है 24 घंटे हो गए और प्रत्येक जिलेवार अभी तक कंप्लीट ये नहीं आया कि कितनी हमारे यहाँ वोटिंग हुई है। ये खाली अभी एक इमेजिनरी तस्वीर दिख रही है। रवि जी, आपके माध्यम से मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं टीवी में देख रहा था कि अभी ये नहीं पता है कि प्रत्येक जिले, किसी जिले, ये सब जिले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो निर्वाचन क्या कर रहा है? निर्वाचन कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ मलाई सेक रहे हैं, अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं। 2-4 दिन बाद देखना है इनका प्रमोशन हो जाएगा, कोई समीक्षा नहीं होनी है। निर्वाचन पहले जमाने में यह होता था, अलग अलग कैंप चलाए जाते थे कि मतदान के लिए जो हमारे जनता है, मतदान अपने पोलिंग बूथ तक किस तरह से पहुंचे, बुजुर्गों को किस तरह से ले जाना है, दिव्यांगों को, चलो अलग अलग व्यवस्थाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपकी सारी व्यवस्थाओं पे हमने ये है कि प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं क्या रह गई? आज तक होर्डिंग नहीं दिख रहे हैं आपके कि आप मतदान तक जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आह्वान भी आना चाहिए, आप प्रदेश के मुखिया हैं, कि आप मतदान कीजिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले मुनि की रेती सुशीला सीमाल वार्ड नंबर 11 की है महिला, वो बता रही थी हमारे एक मोहल्ले से 500 लोगों के नाम गायब हो गए। ठीक है। अभी जय सिंह रावत जी की बात सुन रहा था, हाँ। तो उन्होंने बताया कि 2200-2300 लोग नाम गायब हो गए ऋषिकेश से। अभिषेक बनर्जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं पहले मेरी बात को थोड़ा आपकी बात को कंप्लीट करेंगे, ब्रेक के बाद कंप्लीट करेंगे आपकी बात को। मैं आप ही के पास आऊंगा। हमारी चर्चा जारी है क्योंकि कल जो मतगणना होनी है उसमें किस तरीके का रिजल्ट सामने आया तो उस पर बात करेंगे। अभिषेक जी, आपके पास आऊंगा, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं जो निकाय चुनाव 2025 की, जिस तरीके से अब कल का इंतजार सबको है और जो पार्टी के दावे हैं, जो कहा जा रहा है जीत के दावे किए जा रहे हैं, उसमें जनता ने कितना आशीर्वाद दिया। अभिषेक जी बात को पूरी कीजिएगा। बात चल रही थी जो अव्यवस्थाएं देखी गई और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा। रवि जी धन्यवाद। मैं अभी चर्चा का जो शुरुआत करी थी, मैंने दुर्भाग्यपूर्ण शब्द से शुरू करी थी। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हुआ कि लोग मतदान स्थल तक भी पहुंचे लेकिन मतदान नहीं कर पाए। लोकतंत्र में आप ये देखिए, चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोग दूर दूर से, कई लोग, अभी आज एक न्यूज़पेपर में है, भगत सिंह कोश्यारी जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, अपने गांव पहुंचे थे अपना मत देने के लिए। अब वो बोल नहीं पाए, भले मीडिया में आ गया। हरीश रावत जी का नाम, पूर्व मुख्यमंत्री, अगर ये दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम इस तरह से नहीं होता, गायब नहीं होता, तो शायद आज हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे होते। किसी और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पे चर्चा नहीं कर रहे, आम लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री का मैं नाम आपको बताऊं, आप लोगों की गलती है। आम हरीश रावत जी का नाम उसके अलावा भी मैं कांग्रेस पार्टी की गलती है। आपको पहले दिन एक मैसेज होना चाहिए था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इस बूथ पर जाएंगे, इतने बजे मतदान करेंगे। उनके साथ जितने लोग हैं, काफल पार्टी खा लिया आपने, आम पार्टी खा लिया, रायता खा लिया, लेकिन उनका वोट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपकी गलती है। आपको कहाँ बताया? वो दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा मेरा वोट ही नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं। रवि जी, मैं अभी आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दूं कि हरीश रावत जी 2009 से माजरा बूथ पे अपनी वोटिंग करते हैं हमेशा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है। और इस बार भी ऐसा नहीं कि ये किसी भी आदमी का अपना अधिकार है, जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका वोट नहीं कटेगा। तो आपका पूर्व मुख्यमंत्री का वोट आपने कैसे काट दिया भाई? उनके पूरे परिवार का वोट काट दिया आपने। उसके अलावा मैं अभी वापस आ रहा हूं, यहां पे नथुआवाला में है वार्ड नंबर 100, वार्ड नंबर 100 में 18-19 परिवार एक जगह के, 18-19 परिवार एक जगह के। मैं अभी, आप मेरी बात को ऑथेंटिक नहीं समझ रहे होंगे, मैं पोल खोल भगोना पर्वतवाणी, और अभी थोड़ी देर पहले की घटना बता रहा हूं, 6:40 की घटना है, पहाड़ टीवी पे लाइव चल रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपकी बात को ऑथेंटिक नहीं समझ रहे? नहीं भाई, आप हमारी बात को इसलिए ऑथेंटिक नहीं समझ रहे हैं। मैंने जब हरीश रावत जी की बात करी, अभी कोश्यारी जी की बात पे तो आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन हरीश रावत जी की बात पे आपने मेरे को कोश्यारी जी का बयान है आप जहां पर वो कह रहे हैं कि मेरा वोट काट दिया? बिल्कुल पेपर में है। नहीं, बयान हरीश रावत जी ने बयान दिया जाके कि हरीश रावत जी ने बयान दिया है, हरीश रावत जी ने बयान दिया है। लेकिन मीडिया में ये भी तो आया कि भगत सिंह कोश्यारी जी पहुंचे अपने गांव और अपना मतदान नहीं कर पाए। ये भी तो एक चर्चा का विषय था। हाँ। मैं अभी एक बात और बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए था। बिल्कुल देखना चाहिए था। मैं इस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए हम सीधे सीधे उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसका निर्वाचन आयोग या निर्वाचन विभाग क्या काम कर रहा है? अभी भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी का एक बयान बताता हूं मैं, कि उन्होंने बताया बड़कोट में 8,000 लोग मतदान कर रहे हैं, यहां की जनसंख्या भी 8,000 है। ये कैसे संभव है? ये आप, वो वहां पे एक निर्दलीय विधायक हैं संजय डोभाल जी, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लेकिन
सत्ता तो आपके पास है, अधिकारी आपके हैं, तो ये देखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। बिल्कुल। आप बयान भी जारी कर दे रहे हो। कल महेंद्र भट्ट जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बोला कि हरीश रावत जी कभी अल्मोड़ा लड़ लेते हैं इलेक्शन, कभी हरिद्वार लड़ लेते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं कहाँ है उनका वोटिंग कहाँ है। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कभी गुजरात लड़ते हैं और कभी वाराणसी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी यही जवाब होगा क्या? लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम गायब नहीं होता उनका। मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरा नाम कहाँ है, वो गुजरात में ढूंढेंगे या वाराणसी में ढूंढेंगे? ठीक है, मेरी बात को जरा कंप्लीट होने दीजिए। जल्दी मैं अभी कल की जो ममता राकेश जी वाली हमारी विधायिका हैं, उनकी घटना आपने देखी, किस तरह दहाड़े मार मार के रो रही थी, किस तरह से उनके वोटरों को वोट देने से वंचित किया गया। काजी निजामुद्दीन जी को आपने देखा होगा, इस लोकतंत्र के पर्व में लाठियां भांजते लोगों को पुलिस द्वारा किस तरह से पीटा गया। रुड़की में आपने देखा होगा, मानव भारती स्कूल ये यहाँ पे नेहरू कॉलोनी में है, विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा, विधायक जी का कोई अधिकार नहीं है कि वहां पे उनका वोटिंग में नाम नहीं है और वो कैसे चले गए। उनके साथ साथ कम से कम 10-12 लोग होंगे, तो कैसे आप पोलिंग बूथ में घुस गए भाई? ठीक है, मीनाक्षी गिलदियाल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए एक ही आदमी घुस सकता है, इनके साथ कैसे 10-10 लोग? मैं आपकी इस बात पर जवाब लूंगा। मीनाक्षी गिलदियाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पार्टिसिपेट किया है इस चुनाव में अच्छे तरीके से। वो जनता का आशीर्वाद तो कल दिखाई देगा किसको कितना मिला है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं रही, मत प्रतिशत कम रहा, आप लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारा भी वही कहना है जो बाकी लोगों का कहना है, क्योंकि हम भी तो पहले एक आम पब्लिक है ना, जो हम लोग जो आम जनता फेस कर रही है वो भी हम फेस कर रहे हैं। तो ये जो भी आज कल ये जो स्थितियां हुई हैं, जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, मुझे तो इस बात का ज्यादा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही कि हाँ अव्यवस्थाएं जो है वो हुई हैं। क्योंकि जो ये डोर टू डोर की बात कर रहे हैं ना कि हम डोर डोर जाके हमने वोटर का आईडी बनवाए हैं, हमने नाम चढ़वाए हैं, तो आप जानते हैं इन लोगों ने किन किन के नाम चढ़वाए हैं और किन किन लोगों के नाम कट गए हैं। क्योंकि जितने जब इतनी बड़ी संख्या में जब नाम गायब हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं होगा। इन लोगों को अच्छे से पता था कि ये किन किन लोगों के नाम गायब हुए हैं और इन्होंने उस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी। 1 साल बाद चुनाव हो रहा है, 1 साल तक ये कर क्या रहा था इलेक्शन कमीशन जो है? इस तरह की जो मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों का, अपने इसका अधिकार का इस्तेमाल करें और एक सरकार चुने। अब आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि इनका संज्ञान लिया जाएगा, इन पे कार्रवाई होगी, लेकिन आप ये बताओ क्या ये फेयर चुनाव कहलाया जाएगा? क्या आप इसे फेयर चुनाव बोलेंगे? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो वोट ही नहीं कर पाए। जो लोग कल बूथ पे जब हमने देखा कि लोग वहां पे आ रहे हैं, बड़े उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम देखिए, और उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर उनको एक दूसरे बूथ पे भेजा जाता है, वहां भी उनका नाम नहीं है, फिर तीसरे बूथ पे भेजा जाता है। तो सबसे बड़ी बात, जब ये बात करते हैं कि हम डोर टू डोर घुसते हैं लोगों के, हमारे तो हर गली में एक पन्ना प्रमुख बैठा हुआ है, तो इन लोगों को इस चीज की भी तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस चीज का भी तो इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहिए कि आपका वोट कहां पर है। आप जानते हैं कि लोगों को यही नहीं पता कि हमारा कौन से बूथ पे वोट है। तो इसमें आप ये बताइए कि जनता जो है, क्या जनता जगह जगह दौड़ती रहेगी? आप जनप्रतिनिधि है ना, आप सत्ता में, आप लोग लोगों के बीच बीच में जा रहे हैं, आप लोगों को लोगों के लिए काम करना है, तो आप लोगों को ये उन्हें बताना चाहिए ना कि कहां पर आपका वोट है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल गायब कर दिया, क्योंकि आपके लोगों के तो नाम थे, इसलिए आपको इलेक्शन कमीशन पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो किया ठीक है, अच्छा ही किया। क्योंकि आप देखो कि देहरादून के अंदर भी अगर देखें तो इनके विरोध में था सारा का सारा वातावरण। आप देखिए, निर्दलियों का बहुत अच्छा बोलबाला चल रहा था, निर्दलियों का इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ। लोग जानते हैं कि सड़क का मामला हो चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, लोग इनसे परेशान हैं और लोग इनके विरोध में वोट करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया कि लिस्ट में से नाम ही गायब कर दो। तो ये अब ये बताओ कि आप कार्रवाई करके करेंगे क्या? कल को आपने जो ये धांधलेबाजी की है और आपकी सरकार आ जाती है, तो क्या हम इस सरकार को एक्सेप्ट करेंगे या वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे जिन्होंने वोट ही नहीं किया? उनके लिए किस बात का ये सरकार हुई जब वो अपने अधिकार, अपने मत का अधिकार, जो अधिकार है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह की ये बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं ना, तो सिर्फ इनकी बातें ही हैं। और हम सच में, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर हूं, तो मुझे हमेशा ये कहा जाएगा कि हम तो विरोध में बात करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि हमारे जो पत्रकार हैं वो तो किसी पार्टी के नहीं है,
उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी इस प्रदेश के अंदर चल रही है और इन लोगों को सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ गई है। उसके लिए ये लोकतंत्र की भी हत्या करेंगे। आज ये जब धर्म के नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि छोटे चुनाव है ना, धर्म के नाम पे कुछ कर नहीं पाए, जो जिस तरह का ये लास्ट में सगुफा छोड़ते हैं उस पे कुछ कर नहीं पाए, तो इन्होंने एक बहुत ही आसान रास्ता अपनाया, लोगों को अपने उनके अधिकार से ही वंचित कर दो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दे पाए हैं उनका वोट लेना चाहिए, किसी भी तरीके से उनका वोट लें और फिर उसके बाद काउंटिंग शुरू करें। ठीक है, जय सिंह रावत जी सुन पा रहे हैं आप? जी, आप ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है जय सिंह रावत जी, क्योंकि जिस तरीके से कल मतगणना होगी तो जो परिणाम होंगे इस बार के, अगर उसका आकलन किया जाए, जो तमाम घटनाक्रम रहे, मत प्रतिशत रहा, वहाँ पर कैसा परिणाम देखने को मिलेगा? क्या जो पूर्व में परिणाम आते रहे उसी तरीके का होगा या इस बार कुछ अलग से हो सकता है? निर्दलीय और जो क्षेत्रीय दल है उनके पक्ष में हो सकता है, या जो बड़ी पार्टियों के पक्ष में रहा है मतदान उसी तरीके का हो सकता है? जो मत का जो परिणाम होगा वो कैसा इस बार देखने को मिलेगा? रवि, अब तक तो ऐसा होता था कि जो ये वार्ड मेंबर होते हैं जी, वो निर्दलीय जगह आते थे और वो फिर किसी भी पार्टी में चले जाते थे या जो भी है, लेकिन उनका संख्या ज्यादा होती थी। फिर दूसरे नंबर पर रूलिंग पार्टी होती थी, तीसरे पर अपोजिशन पार्टी होती थी, ये उनका था। और ज्यादातर ये क्या कहते हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका संसाधन काफी होते हैं जी। और निर्वाचन आयोग भी आज ही नहीं कर रहा। जो मैंने कहा ना, ये निर्वाचन आयोग कहना ही बेकार है इसको। जैसे निर्वाचन विभाग बोलते हैं जो सरकार का पिट्ठू होता है, ये केवल अपोजिशन वालों पर ही निगरानी रखता है, रूलिंग पार्टी वालों के साथ नहीं रखता है, वो सभी जानते हैं। और ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये आज ही हो रहा है, ये होता रहा है। ये तो व्यवसायिक में इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, राजनीतिक दलों को। भाई आज कांग्रेस या यूपीडी वाले दूसरे लोग करें हम विक्टिम है, कल अगर वो सत्ता में आएंगे तो आज के भाई राजनीति में कभी भी कोई सत्ता में हो सकता है, कभी कोई विपक्ष में हो सकता है। जी बिल्कुल। तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का निर्वाचन आयोग एकदम ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब सभी देखते हैं कितना पक्षपात होता है, क्योंकि वो विभाग है, कहने के लिए वो आयोग है, लेकिन आयोग की शक्तियाँ टीएम शेषन जैसे लोग तो बहुत रेयर कभी आते हैं, वरना तो सरकार के जो वफादार होते हैं उन्हीं को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है ना। और वही राज्य सरकार का भी है जिसको बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई देखा तो सरकार को जो पसंद आया, जिसमें लगता है कि ये हमारा भक्त रहेगा, तो उसको राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाता है, तो वो करता है। तो ये व्यवस्था जो है मेरे ख्याल से तो सुधारे जाने की जरूरत है, पहली बात तो ये जी। और कल जो भी आएगा नतीजा तो आएगा ही। तो आप जानते हैं कि अगर रूलिंग पार्टी को अच्छे नतीजे नहीं मिले तो उसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, और अपोजिशन को अगर जीत मिलती है तो उनके हौसले रहेंगे, बढ़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा अभिषेक भंडारी जी, आता हूँ आपके। प्रभा अंदोनी जी, जिस तरीके से कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने बात रखी अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर, आपकी पार्टी पर भी सवाल उठे हैं, क्या कहना है आपका जवाब में? देखिए रवि जी, ये बात मैंने आपको पहले भी की है कि जो भी परेशानियां हुई है मतदाताओं को निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा है कि उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और इसके लिए हमने बताया कि जो लोग जिम्मेदारी जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं मतदाताओं से या जो हमारी जनता से कनेक्टेड होते हैं, उनको इतनी परेशानी हम भी वहाँ पर थे, लेकिन अगर ये लोग षड्यंत्र और ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मैं भी कहना चाहूँगी। क्योंकि आप ये देखिए, अगर कहीं पर हमारे 100 वोटर थे, कहीं पर किसी कॉलोनी में कह लीजिए, किसी क्षेत्र में कह लीजिए, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं था? ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने वोटर के नाम दे दिए और बाकी की तो क्या हमें ये पता होता है कि ये हमारा वोटर है, या ये क्षेत्र हमने घोषित कर रखा है कि ये कांग्रेस का क्षेत्र है, ये भाजपा का क्षेत्र है, ये दूसरी पार्टी का क्षेत्र है? तो मेरे को लगता है ये बहुत ही गलत और ये बहुत ही छोटी राजनीति है, इन भावना से ग्रसित ये लोग। आप कहते हैं ना कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं,
निश्चित तो आप लोगों की तौर पर जिम्मेदारी हम भी विश्व ज्यादा की है ना सबसे फिर। बड़ी पार्टी है, क्यों ना हो, लेकिन हम सबके साथ न्याय करते हैं, लेकिन हम ऐसी छोटी राजनीति नहीं करते हैं। आप ये लगा लिए कितनी हीन भावना से ग्रसित हो रखे हैं कि अगर वोटरों के आप चलिए 2, 3, 10 लोग कहीं से गायब होते तो आप कह सकते थे कि ये भाजपा के थे, ये कांग्रेस के, तो इन्होंने अगर कोई पूरी कॉलोनी, ये खुद ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि वहां से 500 लोग नहीं थे, तो आप ये बताइए क्या उन 500 वोटर में भाजपा का एक भी वोटर नहीं था? क्या उसमें हमारे 100 वोटर भी नहीं थे कि हम ये कहते कि 500 की 500 हटा दीजिए? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये देखना जरूरी है कि खामियां क्यों आई और आगे के लिए हम व्यवस्था को दुरुस्त करें कि दोबारा जो हमारी जनता है जिनको परेशानियां हुई है, ये परेशानियां आगे भविष्य में ना आए। और इस तरह की छोटी राजनीति करना, हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा का, क्योंकि जब एक जनता वोट करने जाती है तो वो उसका अपना अधिकार है, वो किसको वोट करे। लेकिन हम सबको ये जागरूक हो गए, जितनी भी हम पार्टियां हैं, हमें भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो भी अधिकारी होते हैं उनके साथ हम भी अपना सहयोग करें। जब वो वोटर लिस्ट बनती है हम भी अवेयर करें, जनता को भी अवेयर करें। जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास सूचना आती है कि वोटर लिस्ट बन रही है, आप भी ध्यान दीजिए, तो हमें भी उनको बताना भी चाहिए। और ये हमारी निश्चित तौर पर एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य अच्छा, भी कई बनता जगहों पर वोट बहिष्कार हुआ, तो राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और निकाय में भी आपकी ही सरकार थी अभी तक। तो ये जो वोट बहिष्कार हुआ है, ये किसका फेलियर है? देखिए रवि जी, मैं कहूंगी अगर वोट का बहिष्कार हुआ है तो निश्चित तौर पर जनता ने वहां पर कुछ मन बनाया होगा, उसका भी समीक्षा की जाएगी। वैसे मैं सोचती हूँ बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जनता को कहीं पर भी करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती कि आप बहिष्कार करिए। अगर आपको ये लगता था वहां पे काम नहीं हुआ है तो आप आपको जिस दल को ये लग सकता था कि ये काम करेगी या ये हमारा प्रत्याशी है, क्योंकि निर्दलीय भी होते हैं, प्रत्याशी केवल किसी दल के ही नहीं खड़े होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं। आपके क्षेत्र से ही वो व्यक्ति खड़ा हुआ होता है, आपको उस पर भी विश्वास जताना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नहीं अच्छी बात कही आपने। अभिषेक भंडारी, सवाल आपसे यही है, अगर वोट बहिष्कार हुआ तो ठीक है, आप कहेंगे कि सरकार का फेलियर है, क्योंकि जिसकी सरकार है उनका फेलियर है, वोट बहिष्कार हुआ। लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं, विश्वास तो आप पर भी नहीं है ना उनको, इसलिए तो वोट बहिष्कार हुआ। बिल्कुल आपकी बात, मैं अपनी विद्वान प्रवक्ता भाजपा की प्रभा नंदनी जी से इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर माना सत्तारूढ़ दल पे अगर उनका भरोसा नहीं है और माना कांग्रेस पे भी नहीं है, तो आप किसी तीसरे, चौथे, पांचवे पे भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन आपके लिए इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, इसलिए नहीं, वो आप सही बोल रहे हो। मुख्य विपक्षी हम तो चाहेंगे कि हमें वोट मिले, हम तो बिल्कुल चाहेंगे और हमने पूरा प्रयास भी किया है और मिले भी होंगे, हमें वोट मिले होंगे। क्योंकि कल जिस तरह से मतदान हुआ है और जिस तरह से हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे, तो फिर कल भाजपा औंधे मुंह जिस तरह से गिरेगी उसको जनता सब देखेगी। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले की एक घटना और बताता हूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं कि ऋषिकेश में अभी स्ट्रांग रूम की बात बता रहा हूं कि वहां पे एडीएम और एसडीएम मौजूद हैं। उनके सामने पूरे पब्लिक, जितने भी हमारे एजेंट्स, सभी पार्टियों के एजेंट हैं, तो उन्होंने स्ट्रांग रूम में जो भी चर्चा दिखाई कि किस तरह से आपकी मतपेटियां खुली पड़ी हुई हैं, कईयों में सील नहीं लगी हुई हैं, कईयों में तार लगे हुए हैं। तो इसका संज्ञान भी प्रदेश सरकार को और निर्वाचन के जो भी अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी लेके और उनको पनिश भी करना चाहिए। लेकिन जो लोग अपने वोट से वंचित हुए हैं उनके हिस्से में क्या गया? आप ये देखिए, वोटिंग कम होना ये निर्वाचन आयोग का भी फेलियर है और प्रदेश सरकार का भी फेलियर है। इसलिए फेलियर है कि माना किसी तरह से आपने लोगों को मतदान स्थल तक ले तो गए, कई लोगों को ले गए, लेकिन आप उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाए। आपने किस तरह से कहां पे वोटिंग करनी है, किस तरह से आपका वोट कौन से बूथ पे है भी कि नहीं है। अगर माना नहीं है, 5 साल, ये नहीं कि 1 साल डिले हो रहा है, ये पूरे 6 साल बाद इलेक्शन हो रहा है और 5 साल बाद लगभग अगर अभिषेक जी ये काम तो देखिए विपक्ष भी कर सकता है। बार बार ये मुद्दा उठा रहे हो कि एजुकेट करना चाहिए जनता को, लेकिन ये देखिए मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जब एजुकेट करने वाली बात आती है तो मतदाता को बताना कि उनको वोट का अधिकार उनके पास है। 5 साल में चुनाव होते हैं तो उनको अपने मत का अधिकार प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ये केवल सरकार पे आप छोड़ रहे हो, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी उनके जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी एक बयान जारी कर सकते हैं कि सब लोग जाएं अपने मत का प्रयोग करें। आदमी क्या कर सकता है? अपने जो अधिकारी आपके यहाँ पे जो निर्वाचन से आए हैं उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने नाम दर्ज तो करवा सकता है, आपको अपना वोटर नाम दे सकता है। इस बार तो कई बार इस तरह की खामियां भी दिखी।
4 बार नाम नोट कराने के बाद भी आपके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। मैं कई लोगों के नाम बता सकता हूं, खैर ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, सारी जनता के सामने आज मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और आप सबके सामने इस तरह की घटनाएं हैं कि किस तरह से अव्यवस्था बनी है। लेकिन मैं इस पहले ये भी होता था, अगर माना किसी का नाम गायब है या किसी का नाम मतदान सूची में अगर उसमें मिस्टेक हो गई, कुछ फादर का नाम गलत हो गया या किसी व्यक्ति का नाम गलत हो गया, तो आप अपना आई कार्ड दिखा के उसको क्लियर कर सकते थे। वहां पे एजेंट होते हैं भाजपा, कांग्रेस, हर एक पार्टी के, वो बोलते थे ये व्यक्ति यही है तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन इस बार इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, लोगों ने अपना मतदान नहीं कर पाए। परिणाम कैसे रहने वाले इस बार निकाय के? हमारी परिणाम पूरे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। ठीक है मीनाक्षी, बिल्कुल। इस समय भाजपा के खिलाफ पूरा जनता आक्रोशित है कि इनके कुकृत्यों को किस तरह से ठीक है जनता के सामने आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है मीनाक्षी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है, कांग्रेस को भी जनता देख चुकी है। यहाँ पर अभी आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त का ये चुनाव रहा निकायों का आपके लिए, स्थानीय मुद्दों पर ही थे आप लोग, क्योंकि आपके राष्ट्रीय मुद्दों पर आपने बात नहीं की। ऐसे में जो चुनाव परिणाम है किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या पक्ष में रहेगा, कैसा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को? देखिए, रिस्पांस तो हमें बहुत अच्छा मिला और इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हमें बहुत अच्छा जो रिजल्ट मिला। लोगों का रुझान है क्षेत्रीय दल की तरफ, क्योंकि आप देखिए कि ऋषिकेश के चुनाव ने और ऋषिकेश के इलेक्शन कैंपेन ने बहुत अच्छे से बता दिया कि यहाँ का जो मूल निवासी है वो भाजपा की नीतियों से बहुत परेशान है और वो कहीं ना कहीं ना भाजपा पे भरोसा कर पा रहा है ना कांग्रेस पे भरोसा कर पा रहा है। तो अब जो है क्षेत्रीय दल एक उपाय रहता है लोगों के पास, क्योंकि अगर हम निर्दलियों की बात करें तो निर्दलीय जीत के तो आ सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ कहीं ना कहीं ये होता है कि हो सकता है कि वो राष्ट्रीय दलों में जाके मिल जाएं। तो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और क्षेत्रीय दल को प्रॉपरली आके, क्योंकि हम मूल निवास की बात कर रहे हैं, हम मूल निवासियों की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे प्रभा बंधुनी जी ने कहा कि ये हमारी भी ड्यूटी बनती है, नहीं सॉरी, जो हम बात कर रहे थे कि चुनाव बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हमारे प्रदेश के अंदर जब लोग विरोध करते हैं, विरोध किस तरह से करेंगे? आंदोलन के तौर पे करेंगे। जब आंदोलन के तौर पे विरोध किया जाता है तो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, लोग आंदोलन करते चले जाते हैं और इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। तो एक आखिरी उपाय जो बचता है, अगर ये कहते हैं कि किसी और को वोट दे दीजिए और किसी और को आप चाहे कांग्रेस को दीजिए चाहे तीसरे चौथे किसी भी विकल्प को दीजिए, तो इनका मानना है कि ये करना चाहिए। तो आप ये बताइए कि ये चीज तो समझ ही नहीं आएगी ना कि इस क्षेत्र में कितना विरोध है, कितना परेशान उस क्षेत्र के लोग हैं। यदि वो चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो वो दरअसल वो एक लास्ट लिमिट होती है, वो लास्ट लिमिट है कि हम इतने ज्यादा परेशान है कि हम वोट ही नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों को देखिए, वो तो अपने वोट बैंक के साथ जीत जाते हैं। वोट बैंक कौन है? मूल निवासी के अलावा इनके जो भी हैं वो सारे वोट बैंक है जो इन्होंने बाहर से लाके यहाँ बसाए हुए हैं, जिनसे आज आप देख लीजिए देहरादून में जो जनसंख्या का दबाव बढ़ा है वो इन्हीं का वो वोटर बैंक है जो ISBT के पुल के नीचे बैठा रहता है, जिनका एंड मूवमेंट में ये डोर टू डोर जाके नाम लिखते हैं ना और उनका वोटिंग लिस्ट में नाम डालते हैं। ये वही वोटर बैंक के सहारे जीत जाते हैं। तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जनता विरोध कर रही है या चुनाव का बहिष्कार कर रही है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं इस बात पे कहना चाहूंगी कि आप चाहे संज्ञान लेंगे, कार्यवाही करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप इस चुनाव को फेयर चुनाव कैसे नाम दे देंगे? इस चुनाव को मैं फेयर चुनाव मानती ही नहीं हूँ। आज कल को जो भी रिजल्ट आएगा ये फेयर चुनाव नहीं है, चाहे वो किसी के भी पक्ष में आए। बेशक आप समझ लीजिए कि यूकेडी जीत जाती है, यूकेडी के मेयर बन जाते हैं, लेकिन मैं तब भी उसको फेयर चुनाव नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग अपने मत का जो अधिकार है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जयसिंह रावत जी, जिस तरीके से हमने देखा कि राजधानी में ही सबसे कम मतदान हुआ, तो इसे कैसे समझे कि यहाँ पर तो हर चीज चल रही थी, सुबह से शाम तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भौंपू भी चल रहे थे, तमाम चीजें थी, शहर की अलग रंगत थी, रौनक थी, लेकिन लोग फिर भी पार्टिसिपेट नहीं किए। तो ये एक चीज तो ठीक है कि अगर वोट कम हुए, नाम कटे, लेकिन दूसरी तरफ भी फिर लोगों में उत्साह क्यों नहीं है, जबकि निकाय चुनाव में तो काफी उत्साह देखने को मिलता है। तो रवि, उत्साह होना चाहिए। तो उससे ये कि 1,43,000 के आसपास मतदाता बढ़े हैं जी, और इतना बढ़ने के बावजूद लोग बाहर नहीं निकले। और ये समझिए कि कुछ लोगों को इसमें जैसा होता ना, हमारे ही मोहल्ले के लोग थे तो कैंडिडेट मोहल्ले के साथ तो जाना पड़ा सबको।
भाई इसे मोहल्ले के व्यक्ति है तो उसको वोट डालना ही है, देखते हैं जी, जी। अंदर आप जिसको भी डालो, लेकिन वो देखने के लिए तो यहाँ ये वोट डालने जी। आए बैठे। इसके बावजूद अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब लोगों का जो ये जो व्यवस्था है, जो पिछली सरकारों की मतलब जो लोकल सरकार है, नगर सरकार, जी जी जी, उनके कार्यों से इसका मतलब लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखे अच्छा उसका एक और भैया आपका विजन क्या था? आपने बोलना चाहिए था ना कि हम इस शहर को ऐसा बनाए, हम ग्रीन जोन, क्लीन जोन या जो भी करेंगे, हम ये यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारेंगे, यहाँ की सफाई ठीक ठाक करेंगे और ब्यूटिफिकेशन करेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। 50 जरूरतें होती किसी बेहतर जीवन ना नागरिक के बेहतर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो ये नगर निगम, नगर पालिका या नगर निकाय तो लोग इन्हीं को तो काम करना होता है। जी जी जी, इसलिए क्या बजाय उससे आप कोई मोदी जी का तस्वीर रखिए, दूसरे पार्टी वालों की तस्वीर, मतलब आप इसके लिए नगर निगम के मोहल्ले के चुनाव के लिए मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतलब आप बताओ ना, मतलब अपना इसका मतलब इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे में क्यों देखे लोगों में उत्साह क्यों होगा? बिल्कुल आपने ठीक है मोदी जी जी को वोट डाला, मोदी जी को वोट डालना अगर पार्लियामेंट के चुनाव में डालेंगे, जी 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 जी, दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनको क्यों डालना होगा? हाँ इस तरह से मतलब अपना विजन देने की। हाँ, नहीं महत्वपूर्ण है कि जो निकाय के लोग हैं वो कनेक्ट हो, उनको लगे कि नहीं वोट देने जाना है, इससे ये बदलाव होगा। काफी महत्वपूर्ण समय इतना ही है सर, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। जय सिंह रावत जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रभा बंदोनी जी, अभिषेक भंडारी जी, मीनाक्षी खिल्डियाल जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अब ये तो चर्चा थी कि वोट में क्या कुछ अव्यवस्थाएं रही, किस तरीके से तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बाद अब कल सबको इंतजार है, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन चढ़ेगा स्थितियां साफ होती जाएंगी और दावे वादों में कितनी सच्चाई थी, जनता ने कितना आप लोगों पर विश्वास किया, किसको आशीर्वाद दिया, इसका बस कुछ घंटों का इंतजार और है।